नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट या सेकंड ग्रेड या फिर आप कहोगे डेवलपमेंट बायोलॉजी, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है वो अपना चल रहा था। उसमें अपन ने पहला जो है गेमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना पार्ट जो है वो सेकंड है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से भी है, यहाँ पे आप सिंपल सा देखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहेंगे अपन। तो यहाँ पे आप कहोगे स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण। के निर्माण की प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे संपन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्थान कहाँ पे स्टार्ट होगी, तो सबसे पहली चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होती है, नर या मेल में संपन्न होने वाली एक प्रोसेस है जिसके दौरान गैमेट्स का निर्माण होता है। इसका गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि मेल में जो गोनाड्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं गोनाड्स, जिसमें से पहला जो आ जाएगा अपना टेस्टिस। इसका मतलब टेस्टिस किस में होते हैं, नर में होते हैं। टेस्टिस के अंदर अगर आप देखोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कौन सी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, जर्म सेल्स होती है जिनके अंदर अर्धसूत्र विभाजन होने की क्षमता होती है। इसका मतलब मेल के अंदर गोनाड्स में टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स और एक होती है जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है वो इनको क्या कर देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, वो इनको देती है न्यूट्रिशन। अपन बात करते हैं केवल जर्म सेल की, कि जर्म सेल में कैसे आगे गैमेट का निर्माण होगा या स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है पूरी, ये दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। पहली तो आ जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, एक आ जाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। जीनेसिस, ठीक है ना, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें तो क्या होगा, जो जर्म सेल से लेकर किसका निर्माण होगा, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ संरचना जो सेल है उसका निर्माण होगा। इस प्रकार की सेल होगी जो कैसी होगी, चार बनेगी। एक जर्म कोशिका से कितनी बनेगी, चार बनेगी, और इनमें गति नहीं पाई जाती है, नॉन मोटाइल अगतिशील कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ से सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगी, स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट इनटू स्पर्म, और ये कैसी है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस हो रही है इसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस
ये प्रोसेस जो हो रही है इसे क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है आकृति में चेंज होना। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जो भी आकृति बनी है उसकी पैटर्न में चेंज होते हुए जो उसकी फाइनल स्टेज, फाइनल जो आकृति है उसके अंदर ढलना। तो यहाँ पे अपन स्पर्मेटोजोआ देखेंगे कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी। अभी कैसे हैं, नॉन मोटाइल है ये। इनके अंदर यदि गतिशीलता आ जाए यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाए तो ये प्रोसेस जो उसे क्या कहेंगे अपन, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो दो टर्म है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ का निर्माण, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ से शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है ना। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस वाली जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो होती है, ये वाली प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, सर्टोली कोशिकाओं से लेकर स्टार्ट होती है और कंप्लीट कहाँ पे होती है, एपिडेडाइमिस के अंदर कंप्लीट होती है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है स्टार्ट फ्रॉम सेमिनिफेरस टू ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सर्टोली सेल्स की सहायता से, और कंप्लीट मैच्योरेशन जो होता है, मैच्योरेशन और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का जो स्ट्रक्चर होती है या स्टोरेज जो होता है, वो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे जाके होती है, एपिडेडाइमिस में। कहाँ पे होती है, एपिडेडाइमिस। एपिडेडाइमिस जो पार्ट होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे शुक्राणुओं का मेटामॉर्फोसिस से लेकर इनके अंदर मैच्योरेशन और उनका संग्रहण करना, उनका स्टोरेज करना, पूरा काम जो है वो किसका होता है, एपिडेडाइमिस जो पार्ट होता है उसका होता है। कई बार यदि पूछा जाए आपको कि स्पर्म मोबिलिटी किस में होती है, तो भी आप कहोगे एपिडेडाइमिस में। स्पर्म मोबिलिटी मतलब गति करने की जो क्षमता होती है वो कहाँ से आती है, तो ये वाली जो कंडीशन है, स्पर्म मोबिलिटी, अगर ये गति की क्षमता पूछी जाए स्पर्म मोबिलिटी कहाँ आती है, तो भी आप कहोगे एपिडेडाइमिस के अंदर ही मैच्योरेशन होता है, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, लास्ट के अंदर उसके अंदर क्या आती है, मोबिलिटी प्रदान होती है। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा होता है तो वो स्टार्ट कहाँ होता है, स्पर्मेटोजोआ से जो स्टार्ट होता है वो सर्टोली कोशिकाओं से होता है, क्योंकि सर्टोली कोशिका देती है इनको न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन वहाँ से प्राप्त करते हुए धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्पर्म मोबिलिटी, मतलब पूंछ उनके अंदर डेवलप होने लगती है, टेल डेवलप होने लगती है। तो ये सभी प्रोसेस जो होती है वो इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो स्टेप में कंप्लीट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। आगे अपन थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखो यहाँ पे आप देखोगे दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है, दो तो बता ही दिया आपको। अब अपन देखेंगे इसमें 3 फेज पाए जाते हैं, 3 फेज। कितने फेज होते हैं इसमें, 3 फेज होते हैं। पहला यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड फेज आ जाएगा ग्रोथ फेज, और थर्ड आ जाएगा मैच्योरेशन या परिपक्व है। इसका मतलब 3 अवस्थाओं में जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। ये पूरी प्रोसेस जो है वो कहाँ पे कर रहे हैं अपन, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है,
ये जो स्ट्रक्चर है, ये सभी जो सेल्स है वो कैसी है, जर्म सेल है। और जो बड़ी कोशिकाएं हैं वो क्या हैं, सर्टोली सेल्स है। ठीक है, तो ये जो सेल्स है ये क्या है, जर्म सेल्स है। और ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या है, सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल जो होती है संख्या में कम होती है और साइज में लार्ज होती है, लार्ज इन साइज। संख्या में कैसी है, कम है, जर्म सेल्स ज़्यादा है। ये जो जर्म सेल्स होती है इन्हें कई बार स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या फिर आप नॉर्मल जर्म सेल भी कह सकते हो। जर्म सेल जो होती है वो कैसी होती है, 2n होती है। इसका मतलब इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो अर्ध विभाजन करने की यदि क्षमता है इनके अंदर, तो यहाँ पे देखोगे इनको थोड़ा सा अलग ऐसे दिखा देते हैं अपन। ये जो कोशिका हैं ये सर्टोली सेल्स, ये वाली सर्टोली सेल्स है, और ये वाली जो है वो सभी जर्म सेल्स है। जर्म सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें से ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें क्या बोलते हैं अपन, कई बार स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हो। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया यदि टर्म लगाओगे आप, इसका मतलब वो कैसा है, डिटरमाइन हो चुका है। ये कैसा है, डिटर्मिनेंट। अपने काम के प्रति वो कैसा हो चुका है, डिटर्मिनेंट हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है कि ये आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, शुक्राणु ही बनाने वाले हैं। इसका मतलब जर्म सेल को ही जो डिफरेंशिएट हो चुके उसे क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहली जो स्टेप है वो अपने आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये एक सेल है, ये कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया के नाम से आप इसे कह सकते हो। तो सबसे पहली सेल्स जो है स्पर्मेटोगोनिया, या फिर आप इसे जर्म सेल कह सकते हो। ये कौन सी है, जर्म सेल है, और कैसी है, 2n सेल है। इसमें लगातार पहले कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। लगातार माइटोसिस डिवीजन होगा और लगातार अपनी संख्या क्या करेंगे, ये बढ़ाते रहेंगे इस प्रकार से। ये अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये सभी को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, जो कैसी स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो पहली फेज है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या कहलाएगी, आपकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपकी संख्या बढ़ाना। मल्टीप्लिकेशन मतलब द्विगुणन। तो इनमें से कोई एक कोशिका, इनमें से कोई एक कोशिका जो है वो आगे क्या करेगी, आकृति के अंदर ग्रोथ करेगी। इनमें से कुछ कोशिकाएं अपनी आकृति के अंदर क्या करती है, ग्रोथ करती है, साइज में बड़ी होती है, उसे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और कैसी स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉइड कोशिका होती है, डिप्लॉइड सेल होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेकंड है, ये कौन सी कहलाएगी, ग्रोथ फेज कहलाती है। ग्रोथ फेज की आगे यदि आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा, अब विभाजन स्टार्ट होगा। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस दो प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो यहाँ पे मियोसिस
फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा तो इस प्रकार से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। और इसी में क्या होगा फिर, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा और उसी से क्या होगा, 4 सेल्स का निर्माण होगा। इस प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। चारों कोशिकाएं जो है एक दूसरे से अभी तक सेपरेट नहीं होती है। चारों कोशिकाएं साइटोप्लाज्म के द्वारा एक दूसरे से कैसी रहती है, कनेक्टेड रहती है। तो इसका मतलब यहाँ से इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है वो एक्सचेंज कर पाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे, अपने स्पर्मेटोजोआ कहेंगे। इसका मतलब अगर अपन देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बीच वाली जो है ये क्या है, तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हुआ है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसके कारण से जो सेल बनी उसे क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कैसी होती है भाई, हैप्लॉइड होगी। तो सबसे पहले जर्म सेल के बाद में स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये हमेशा क्वेश्चन में रहती है टारगेट, क्योंकि नाम इसका स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन है कैसी, डिप्लॉइड है। तो इसको पूछा जाता है कि ये सेल डिप्लॉइड होती है या हैप्लॉइड होती है, तो आपको याद रखना ये डिप्लॉइड सेल होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन से पूछा गया है कि सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो कैसी है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड, तो कहोगे आप हैप्लॉइड है। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनी है 4 साइटोप्लाज्मिक कनेक्टेड रहती है। एक्स जीन जो होता है वो इनके अंदर एक्सचेंज होता है, सभी के अंदर जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है साइटोप्लाज्म का। तो एक्स जीन भी इसमें रोल प्ले करता है, एक्स क्रोमोसोम। और यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है, ये प्रोसेस है, इसे अपन क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। कि oogonia से लेकर, मतलब यहाँ से अपने कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया से लेकर क्या निर्माण हुआ है, स्पर्मेटोजोआ तक निर्माण हुआ है। स्पर्मेटोजोआ से आगे की जो प्रोसेस होगी, ये अगली स्टेप है। तो ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक की, इसे अपन क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ से एक मोटाइल स्ट्रक्चर स्पर्म का निर्माण, तो ये क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कौन करता है, एपिडिडाइमिस, ठीक है ना। एपिडिडाइमिस जो है इसका मेन रोल करता है। इस दौरान इसको जो न्यूट्रिशन का मेन जो काम है, न्यूट्रिशन कौन देता है इस टाइम पे, तो इसको सर्टोली सेल देती है, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस जो है वो कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन हार्मोन जिसे बोलते हैं, किसके द्वारा रिलीज होती है, लेडिंग सेल। कहाँ पे होती है, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स को कौन इंड्यूस करता है, LH हार्मोन। LH हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन इंड्यूस करता है, तो हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस है वो गोनेडो रिलीजिंग ट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। वहाँ पर एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्रभाग है वो क्या रिलीज करता है, LH हार्मोन। LH हार्मोन किसके ऊपर काम करता है, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती है, सर्टोली सेल्स के साइड में छोटी छोटी कनेक्टिव टिश्यू के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, जो रिलीज करती है हार्मोन। और लेडिंग सेल्स के क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है अपना इफेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखाती है, जर्म सेल और सर्टोली कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है। इसके बाद में क्या होती है, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एपिडिडाइमिस का जो क्वेश्चन है वो हमेशा आता है, ठीक है ना। स्पर्म की मोबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन, तो आप कहोगे एपिडिडाइमिस। इनके
मेच्योरेशन का स्टेप किस में कंप्लीट होता है? एपिडिडाइमिस। इनका शुक्राणु का स्टोरेज कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे एपिडिडाइमिस। मेच्योरेशन भी इसी में होता है। इसका मतलब एपिडिडाइमिस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। एपिडिडाइमिस का जो पार्ट है, एपिडिडाइमिस का पार्ट का मतलब होता क्या है? तो यहाँ पर कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सभी जाके इस प्रकार के होते हुए और यहाँ पे एक नलिका के अंदर खुलते हैं। ये इसका मतलब शुक्राणु इनमें से जो बना है वो यहाँ पे गए हैं और एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर जाते हैं, ये इसमें, और इससे होते हुए कहाँ पे जाते हैं? सेमिनल वेसिकल में जाते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन क्या कह रहे हैं? एपिडिडाइमिस वाला पार्ट जो है, ये वाला जो एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है ये, ठीक है ना। ये पार्ट कौन सा है? एपिडिडाइमिस। इसका मतलब यहाँ से निकलने के बाद शुक्राणु इनके अंदर काफ़ी टाइम लगाते हैं मैच्योरेशन करने में, मोबिलिटी इनके अंदर आती है, हाँ, और इसका स्टोरेज भी काफ़ी हद तक इसके अंदर किया जाता है। इसके बाद में ये जो पार्ट है, ये जो ट्यूब है, वास डिफरेंस, इस वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ पे जो वेसिकल लगी हुई है उनके अंदर जाएगा, उसे अपन क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कहते हैं, वेसिकल। ये पूरी डिटेल जो है, ये हालांकि सेमिनल वेसिकल जो है जिसके अंदर सीमन का निर्माण होता है, सीमन का जो लिक्विड होता है उसका निर्माण होता है। कई बार आता है सीमन के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो फ्रक्टोज जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो सीमन के अंदर पाया जाता है। जब भी कोई अपन देखेंगे कोई आरोपी है, कोई रेप केस है, उसके अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर जो सबूत मिला है कि रैप हुआ है या नहीं हुआ है, तो शुक्राणुओं की प्रेजेंस को चेक करने के लिए वहाँ पर फ्रक्टोज को चेक किया जाता है। तो फ्रक्टोज उपस्थित है, दैट मीन्स स्पर्म प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको जो फ्रक्टोज है वो किस में बनता है? तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल के अंदर बनता है।